अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम पढ़ रहे थे वेरिएशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स इन डिजीज स्टेट्स। हम उसमें बहुत सारे मेथड्स पढ़ रहे थे डोज एडजस्टमेंट के, कैलकुलेशंस के। हम उसी को कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज हमने जो मेथड पढ़ना है वो थोड़ा सा एलिमिनेशन हाफ लाइफ में से एक मेथड शायद स्लाइड स्किप हो गई थी, इस वजह से रह गया था, वो आज मैं पढ़ा रहा हूँ। ये है टोजर एंड जॉनसन मेथड। जॉनसन नहीं है, जॉनसन है। ठीक है बात। अब इस मेथड के थ्रू हम क्या डोजेज रेजिम कैसे बनाते हैं, बाय द यूजिंग वही किस तरह अपनी ड्रग अनचेंज ड्रग एक्सक्रीशन की वाले वैल्यू यूज करके। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यू क्या है। ये क्यू है इसका डोजेज एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है, जो हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। ठीक है की बात। जब ये निकाल लेते हैं और डोज जब हमें कैलकुलेट करनी होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें डी यू हमारी डोज है इज इक्वल टू क्यू, हमारे पास ये वाला फैक्टर हो जाता है, और डी एन क्या है हमारे पास नॉर्मल पेशेंट की जो डोज आती है। अब आपका जो ये क्यू है ना बेटा, ये बिल्कुल सेम है जैसे हम ग्रिस्टी हैटन में जी हमने यूज किया था उसका फैक्टर, इसी तरह इसका ये क्यू फैक्टर है। इस फैक्टर को हम कहते हैं डोजेज एडजस्टमेंट फैक्टर। इसके बाद जनरल क्लियरेंस मेथड आप लोगों ने पढ़ लिया था, ये मैं आपको कल करवा चुका हूं। अब नेक्स्ट है लास्ट मेथड है हमारे पास वेगनर्स मेथड। वेगनर्स मेथड ने क्या किया था बेटा, इसने स्टैटिकल अप्रोचेस के जरिए स्टैब्लिशमेंट की थी एक लीनियर रिलेशनशिप की। अब वो रिलेशनशिप किस किस के दरमियान था, वो रिलेशनशिप था क्रिएटिनिन क्लियरेंस यानी क्रिएटिनिन की कंसेंट्रेशन और फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के दरमियान। ठीक है, वेगनर ने क्या किया था, एक स्टैटिकल अप्रोच की मदद से, आप जैसे मॉडल्स में पढ़ते थे, उसने क्या किया, एक इक्वेशन ड्राइव की। वो इक्वेशन किस दो चीजों के रिलेशनशिप पे डिपेंड करती थी, एक क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन पर और एक फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ये हमें वो दे देता है k परसेंटेज इज इक्वल टू a प्लस बी क्लियरेंस क्रिएटिनिन। ठीक है, इस इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते थे, हम निकाल सकते थे। अभी k परसेंट क्या है, टोटल एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। a और b आपको पता है, ये वाली वैल्यूज जो हैं ये हम क्या कर सकते थे, स्टैटिस्टिक्स के जरिए स्टैटिकली हम इसमें अनोवाज या टू टी टेस्ट दूसरे टेस्ट लगा के ये वैल्यूज हम उसमें से निकाल लेते थे, और उसके बाद हम उसमें क्रिएटिनिन क्लियरेंस को ऐड करके इस इक्वेशन को निकाल लेते थे, तो हमारे पास टोटल एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट आ जाता था, जिसकी मदद से हम फर्दर क्या कर सकते थे, उसकी डोज को कैलकुलेट कर सकते थे। सो इसी के साथ हमारे सारे मेथड्स खत्म हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन। लिमिटेशंस क्या क्या आती हैं डोज एडजस्टमेंट करते वक्त यूरेमिक पेशेंट की। पहली क्या आती है कि हम चाहते हैं कि ड्रग जो है वो मस्ट फॉलो करे डोज इंडिपेंडेंट काइनेटिक्स। ठीक है, लेकिन कुछ ड्रग्स होती है जो डोज इंडिपेंडेंट काइनेटिक्स फॉलो नहीं करती। फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका हम चाहते हैं कि कांस्टेंट रहे यूरेमिक पेशेंट में, लेकिन अक्सर ये ऐसा नहीं होता है, तो ये उसकी एक लिमिटेशन हो जाती है। अब आपने मुझे बताना है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कांस्टेंट नहीं रहता उसका हर वक्त। ठीक होगी बात। अब इसके बाद बात करते हैं कि अब हम चाहते हैं कि हम यूरेमिक पेशेंट में डोज तो एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी सिर्फ रूट ऑफ एलिमिनेशन रीनल हो उन ड्रग्स के लिए। लेकिन अगर रूट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो नॉन रीनल हो जाता है तो क्या होगा, चेंज आ जाएगा, उसकी एलिमिनेशन के ऊपर कोई चेंज आ जाएगा। इसी वजह से अगर कोई चेंज होता है, जैसे एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर्मेशन बन जाए या एलिमिनेशन हो जाए किसी और मेथड से, तो उसमें भी हमें डोजेज रेजिम डिसाइड करते हुए जरा मसला होता है, इसलिए ये भी एक उसकी क्या है, लिमिटेशन है। ठीक है, एक और अजम्पशन ये भी थी कि बहुत सारे इस मेथड्स को इस्तेमाल करने से फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होता है वो अनचेंज रहता है इन यूरेमिक पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये सारे मेथड्स को यूज करें तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो अनचेंज रहता है। ये अजम्पशन कोई खास अनरियलिस्टिक थी, ठीक है, रियल नहीं मानी जाती थी, क्योंकि इनका कहना यह था कि दिल की बीमारी होगी तो ड्रग और तरह से एक्ट करेगी और रीनल की बीमारी होगी तो और तरह से एक्ट करेगी। ठीक है, लेकिन इस बात को इतना कंसीडर नहीं किया गया कि फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट्स कहीं ना कहीं सेम होते हैं। ठीक है बात। तो ये कहना चाहते थे कि डिजीज स्टेट, हर डिजीज स्टेट में वो अलग तरीके से जो है वो अपने आप की एलिमिनेशन करते हैं, हालांकि दिल की बीमारी का रीनल से तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बात। तो इस वजह से हमने इस चीज को ध्यान रखना है, ये भी उसका क्या है, एक लिमिटेशन है। ठीक है, लेकिन ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। इसके अलावा क्या है कि एक और लिमिटेशन भी थी कि एडीआर जो है वो बढ़ जाते हैं यूरेमिक पेशेंट्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास है एक्स्ट्रा कॉर्पियर रिमूवल ऑफ ड्रग्स। हमारा जब पेशेंट को बेटा ईएसआरडी हो जाता है, ईएसआरडी क्या है, एंड स्टेज रीनल डिजीजेस,
या वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है ड्रग के साथ, तो हम क्या करते हैं, हम उन ड्रग्स को रिमूव करते हैं। इनके मेथड्स हैं हीमोपरफ्यूजन, हीमोफिल्ट्रेशन, डायलिसिस, आपने पढ़ा हुआ है। इस मेथड के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हम रिमूव कर लें अनडिजायरेबल ड्रग्स और उसके मेटाबोलाइट्स को, बट विदाउट डिस्टर्बिंग द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमने क्या करना होता है, कोई फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को चेंज ना हो, हम उस ड्रग को सिर्फ बाहर निकाल लें। अब इसके क्या क्या तरीके हैं, डायलिसिस आपको बताने की जरूरत नहीं है, डायलिसिस क्या होता है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ठीक हो, के बाद अब दो तरीके होते हैं, एक पेरिटोनियल और एक हीमोडायलिसिस। आपको पता है इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि हम एक फ्लूइड को बॉडी के अंदर भेजते हैं, बॉडी के अंदर वो फ्लूइड जाके क्या करता है, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो ब्लड से उस फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं, वो फ्लूइड हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक उसका मैकेनिज्म होता है। अब जब वो फ्लूइड यूज होता है उसको हम क्या कहते थे, डायलाइसेट, और जो मेम्ब्रेन होती है उसको डायलाइसिस मेम्ब्रेन कहते हैं। डायलाइसेट में क्या क्या होता था, इलेक्ट्रोलाइट्स होते थे। ठीक हो, के बाद वाटर है, डेक्सट्रोज है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और बहुत सारे अदर केमिकल जो नॉर्मल बॉडी फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं। ठीक हो, के बाद अब आपके पास, आपको पता है डायलिसिस दो तरह के होते हैं, पेरिटोनियल और एक हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल में क्या होता है कि आपके पेट के ऊपर एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक हो, के बाद जो इसके पास एक लार्ज सरफेस एरिया है वो तकरीबन 1 से लेकर 2 मीटर स्क्वायर तक होती है एडल्ट में, परमिएबल होती है सलूट से बड़ा सलूट उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, उसमें से क्रॉस कर सकता है। ठीक हो, के बाद तो इसलिए हम उसको यूज करते थे। ठीक है, उसका एक हम अगर बात करें कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक पेरिटोनियल कैथीटर रख देते हैं। ठीक हो, के बाद जो बहुत सिंपल है रखने के लिए, इसमें कोई खास स्पेसिफिक सर्जिकल प्रोसीजर नहीं लगता, फिर हेपेरिनाइजेशन नहीं करनी पड़ती। हेपेरिनाइजेशन क्या है कि जब भी हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं हम हेपरिन डालते हैं ताकि ब्लड जो है वो कोगुलेट ना हो सके, तो इसमें हेपेरिनाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड को पंप करते हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं एक्सचेंज आउट होते हैं और फिर वो हम डायलाइसेट को बाहर निकाल लेते हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखें हमने क्या किया, इस कैविटी के अंदर ये सारा सोल्यूशन डाल दिया। ये कैविटी रिच ऑफ कैपिलरीज होती है, ब्लड जब इसमें से गुजरता है तो जो वेस्ट होते हैं या ड्रग्स वगैरह होते हैं वो सारे क्या होते हैं इस फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं, और आफ्टर इसके मतलब हमें पता चला है कि टाइम पूरा होने के बाद हम क्या कहते हैं इसको वापस खींच के इस बैग में आ जाता है। यहाँ से ताजा सोल्यूशन जाता है और यहाँ से फिर पुराना सोल्यूशन जो सारा गंद बला है वो लेके इसमें आ जाता है, ड्रेनेज हो जाता है। अच्छा, अब डायलाइसेट क्या होता है बेटा, ये हमारे पास बार बार हम इसको चेंज करते रहते हैं। ठीक हो, के बाद इसमें एक टाइप है हमारे पास जिसको कहते हैं CAPD, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। बेटा ये एक तरह के डायलिसिस है जिसमें हम क्या कहते हैं 2 लीटर डायलाइसर फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही रख देते हैं। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या मतलब रखा हमने कि हमने उसको पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक कैथीटर लगाया, सर्जिकली प्लेस किया और उसके अंदर हमने फ्लूइड कर डाल दिया और उस कैथीटर को हमने सील कर दिया पेशेंट के अंदर। ठीक है, हर 4 से 6 घंटे बाद वो फ्लूइड जो है वो एम्प्टी होता जाएगा और पेरिटोनियल कैविटी से, और हम वो रिफ्रेश होता जाएगा डायलिसिस फ्लूइड के। अब इसकी वजह क्या है बेटा, इसको एम्बुलेटरी क्यों कहते हैं, क्योंकि पेशेंट को बार बार किसी डायलिसिस मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। वो कैथीटर के थ्रू ही क्या होता है, हमने वो कैथीटर डाल दिया, उस कैथीटर का थोड़ा सा हिस्सा एक बाहर निकला होता है, उसमें से हम फ्लूइड भर देते हैं, वो फ्लूइड उसके अंदर रहता है, वो 4-6 घंटे फ्लूइड का एक्सचेंज होता रहता है और फिर हम फ्लूइड को उस कैथीटर के नोजल से बाहर निकाल लेते हैं, फिर नया फ्लूइड भरते हैं, फिर बाहर निकाल लेते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि हमें बार बार सर्जिकल ऑपरेशन मतलब सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करना पड़ता, बार बार जो पेशेंट है उनको हॉस्पिटल्स नहीं जाना पड़ता, तो अपने घर पे रह के वो टेक्निक के इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी निस्बतन हीमोडायलिसिस आ गया। हीमोडायलिसिस जरा मुश्किल मेथड होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, हम अपना एक शंट बनाते हैं आर्म के ऊपर, आर्म के ऊपर क्या हम फिस्टुला बनाते हैं। हमने आर्म के ऊपर क्या करना होता है, फिस्टुला बनाते हैं, एवी फिस्टुला उसको कहते हैं, एट्रीडियो वीनस फिस्टुला, और उसको ग्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं एक वेन और एक आर्टरी को बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम अपने ना दोनों तरह के ट्यूब्स को घुसा देते हैं, ब्लड के वो वाटर के जाने वाली और आने वाली। जाहिर बात है हम चाहते हैं कि वो आर्टरीज के अंदर से जाए, जो जाने वाला होता है वो आर्टरीज के अंदर से जाता है और वो बाहर निकलता है वेनस के अंदर से दूसरा। तो ये क्या करते हैं, हम सर्जिकली तौर पे एक वेन और एक आर्टरी को थोड़ा सा बाजू से बाहर ले जाके रख लेते हैं। ये काफी पेनफुल प्रोसीजर होता है। अगर आपने कभी इत्तेफाक हुआ डायलिसिस देखने का तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, क्योंकि जब वो बाहर निकाल भी लेते हैं ना तो क्या होता है वो वेन्स और कैपिलरी वेन और आर्टरीज होती है ना वो बंद हो जाती हैं। ठीक है, उनको बार बार खोलने में बड़ा मसला होता है, वो बार बार सुइयां मार के उनको खोलते हैं, जो बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। तो ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस है और बड़ा अजियतनाक होता है, स्पेशली जब बच्चों में हो रहा था तो उनकी काफी चीखें निकल रही होती हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह हाथ के अंदर ये क्या होता है, एक यहाँ पे हम क्या करते हैं आर्टरीज इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये देखें
हीमोडायलिसिस मशीन से ये नीडल इसमें लगती है, फ्लूइड जो है वो सारा इसके अंदर से आएगा। फिर ये वीनस डायलिसिस है, तो वीनस नीडल से ये वापस जाएगा। ठीक हो गई बात। तो इस तरह क्या होगा, हमारे पास एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड होता जाता है, ब्लड आता जाता है, वो ब्लड हम डालते जाते हैं इसके आर्टरीज के अंदर, ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिन और जितने भी मेटाबोलाइट्स उनका एक्सचेंज होकर वो फ्लूइड में चला जाता है, और फ्लूइड से वो वापस हीमोडायलिसिस मशीन में निकल जाता है। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यही सारी बातें, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। अब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, इसमें हेपरिन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये क्या है, एक पूरा हम आर्टरीज और वेन को करें तो क्लॉटिंग ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, हेपरिनाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये इफेक्टिव ज्यादा है, लेकिन ये रैपिड रिमूवल ऑफ ड्रग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये ज्यादा किस लिए यूज होता है, जब एंड स्टेज रीनल फेलियर हो जाए। डायलिसिस कब कब चाहिए होता है बेटा, हर एवरी 2 days to 3 times a week। ठीक है, हर 2 दिन to 3 times, 2 to 3 times a week चाहिए होता है। ये ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है, तकरीबन 2 से 4 घंटे चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जो आपके ड्रग्स की टाइमिंग्स है वो भी उस हिसाब से हमें डिसाइड करनी पड़ती है। ठीक है, कोई पेशेंट कोई और ड्रग्स ले रहा होता है, तो ये ना होना कि वो ब्लड से वही ड्रग पहले ही बाहर निकाल दे, तो उसकी डोजिंग इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, उसकी फिजियोकेमिकल और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग को भी हमें ध्यान में रखना होता है। इसके बाद हमारे पास यही सारी बातें आ जाती हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो आगे एक टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, बाद कितना ब्लड पंप होता है बेटा, ये तकरीबन 300 से 450 ml पर मिनट उसके अंदर से जाता है। ठीक हो गई बात। बाकी सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं, बहुत सिमिलर सी हैं। ठीक है, ये वाला जो टेबल है ना, इसको आपने एक दफा पढ़ लेना है। ये क्या है, कौन कौन सी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी है ड्रग की जो इफेक्ट करती है डायलिसिस। तो ये आपका दूसरा टास्क है कि आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इसमें सिर्फ पढ़ने वाला है। अच्छा, अब हीमोडायलिसिस के अंदर अब क्या चीज रहेगी कि उसके कौन कौन से फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे थे, इसमें हमने लिखा है कि वो रेट, फ्लो रेट ऑफ अ ब्लड और परफॉर्मेंस ऑफ द डायलिसिस मशीन, ये इन तीनों चीजों पे भी वो इफेक्ट करता है। अब डायलिसेंस क्या है बेटा, डायलिसेंस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ड्रग रिमूव होता है बाय द हेल्प ऑफ डायलिसिस मशीन। ठीक है, तो इन द टर्म ऑफ क्लियरेंस हम इसको क्या कहते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ अ ब्लड कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ अ ड्रग पर ml पर मिनट। ठीक है, इसको दूसरे नाम में डायलिसिस क्लियरेंस भी कहते हैं। इसको निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, CLD = Q CA - CV by QA। Q क्या है, इसमें रेट ऑफ अ ब्लड फ्लो टू द किडनी, CA क्या है, जितना आर्टीरियल ब्लड से एंटर हुआ, और CV क्या है, जितना वो वीनस ब्लड से बाहर निकला। ठीक हो गया, और C है आर्टीरियल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने पहले भी याद है किसमें पढ़ा हुआ है, अपने एलिमिनेशन के अंदर पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब कुछ ड्रग्स के हवाले से बात करते हैं कि ड्रग्स का क्या एक्शन आता है हीमोडायलिसिस के ऊपर। बेटा जैसे फिनोबार्बिटल और सैलिसिलिक एसिड है, ये बहुत जल्दी डायलाइसिस हो जाता है। अगर किसी को फिनोबार्बिटल की पॉइजनिंग हो गई है या सैलिसिलिक एसिड की पॉइजनिंग उसने कर ली है, तो हम डायलाइसिस से करके उसको इजीली उसमें से निकाल लेते हैं, क्योंकि इनका स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत जल्दी बाहर निकल जा सकते हैं। लेकिन इसी की निस्बतन डाइजॉक्सिन जो है उसका लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो और वो बड़ी मुश्किलों से निकलता है। फेनिटोइन भी है, आपने पढ़ा था, फेनिटोइन जो है वो हाईली प्रोटीन बाइंडेड होता है, तो वो मुश्किलों से डायलाइसेट होता है। ठीक होगी बात। तो लेकिन एक और भी मसला आ जाता है कि डायलाइसिस जो है वो बहुत यूजफुल प्रोसेस नहीं है जब हम ट्रीट करना चाहते हैं डाइजॉक्सिन इंटॉक्सिकेशन, लेकिन ये यूजफुल है इन सैलिसाइलेट ओवरडोज। आपने देखा, क्योंकि सैलिसाइलिक एसिड का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, वो इजीली डाइसाइलेट हो जाएगा। ठीक है, जबकि आपका डाइजॉक्सिन जो उसका लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस वजह से वो मुश्किल से होगा। ठीक होगी बात। इसके अलावा एक इंटर डायलिसिस पीरियड होता है, आपने मुझे देख के बताना है व्हाट इज इंटर डायलिसिस पीरियड। ठीक होगी बात। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का टोटल बॉडी क्लियरेंस जो होता है बहुत कम होता है और ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, वैसे उसने बता ही दिया है, ये इंटर डायलिसिस मतलब बीच वाला पीरियड है। ठीक है, हमारे पास ये मेथड आ जाता है, ये देखें, पहले क्या है, तेजी है, फिर बीच वाला मेथड है, मतलब इसमें क्या है, स्लोली ड्रग का कम होने लगी है। ठीक होगी बात। अच्छा, ये वाली बात भी होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड है हीमोपरफ्यूजन। परफ्यूजन क्या है बेटा, अब्जॉर्ब हो जाना, एड्जॉर्ब हो जाना। हम हीमोपरफ्यूजन क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पेशेंट के ब्लड के अंदर एक एड्जॉर्बेंट मटेरियल डाल देते हैं, ताकि उससे क्या हो, जो जितनी भी चीजें हैं वो उसके ऊपर चिपक के आ जाएं। अब हमारे पास एड्जॉर्बेंट मटेरियल्स क्या कौन कौन से होते हैं बेटा, कौन कौन से हैं, आपको कुछ याद होना चाहिए, आपने पढ़े हुए थे। इसमें एक्टिवेटेड चारकोल आ जाता है, एम्बर लाइट रेजिन है, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। कभी हॉस्पिटल विजिट हो, कभी आपने पॉइजनिंग का केस देखा है, वो क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल डालते हैं, ताकि जो भी ड्रग है वो क्या हो, चारकोल के ऊपर अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक होगी बात।
अब हमने क्या करना है इसमें, हमारे पास क्या, हम ब्लड को, मैं शायद मिक्स कर गया हूं कि हम ब्लड को मिक्स नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसी कैविटी में डालें जहां से ब्लड को उसके पास से गुजरे, ताकि ब्लड के अंदर का वो अब्सॉर्ब हो जाए। ठीक होगी बात। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, ये दोनों पोलर और नॉन पोलर ड्रग्स को कर लेते हैं। एम्बरलाइट रेजिन्स क्या है, रेजिन्स होते हैं बेटा पॉलीमरिक बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर क्या होता है, चीजें इजीली एब्सॉर्ब हो जाती हैं इसकी सरफेस के ऊपर। एम्बरलाइट रेजिन्स की ज्यादा एफिनिटी होती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, देख लेते हैं। एफिनिटी ऑफ अ ड्रग टू एब्सॉर्बेंट, ड्रग की चाहत ही ना हो कि वो एब्सॉर्बेंट के ऊपर जाके चिपके और हम वैसा एब्सॉर्बेंट दे दें तो फिर कोई फायदा नहीं। सरफेस एरिया ऑफ एब्सॉर्बेंट, एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी, रेट ऑफ द ब्लड फ्लो और इक्विलिब्रियम रेट, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड सोचने पड़ते हैं हीमोपरफ्यूजन करने से के पहले। ठीक हो गई बात। इसके बाद हमारे पास है कि हीमोपरफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस, अब इसके बाद हमारे पास हीमोपरफ्यूजन का टॉपिक खत्म हुआ, अब हीमोफिल्ट्रेशन आ गई है। अब हीमोपरफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में क्या फर्क है, परफ्यूजन होता है जिसमें हम कोई ना कोई एब्सॉर्बिंग मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन में क्या है कि हम लो प्रेशर फ्लो की मदद से किसी आर्टिफिशियल फाइबर या फ्लैट प्लेट फाइबर्स की मदद से उसको फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, जाहिर बात है फिल्ट्रेशन आपको पता है एक स्लो प्रोसेस है। ठीक होगी बात। और ये खाली रिमूव क्या करता है, नॉन प्रोटीन बाउंड स्मॉल मॉलिक्यूल जिनकी वेट होता है लेस देन 10,000 डायोप्टर। और ये क्या है, कन्वेक्शन मैस ट्रांसपोर्ट के जरिए। व्हाट इज कन्वेक्शन मैस ट्रांसपोर्ट, आपका तीसरा सवाल है, आपने बताना है व्हाट इज कन्वेक्शन मैस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये इस तरह का मेथड है जिस तरह हम किसी तरह किसी चीज से सीव कर रहे हैं लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट पर। ठीक होगी बात। अच्छा, अब हीमोफिल्ट्रेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस प्रोवाइड करता है तकरीबन 10 ml पर मिनट के ऊपर, लेकिन इसका काम लिमिटेड है कुछ ड्रग्स के ऊपर, ज्यादा ड्रग्स के ऊपर ये काम नहीं आता। इसके जो सबसे बड़ा मसला है हीमोफिल्ट्रेशन में क्या है, वो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स है। क्योंकि क्या होता है उस होलो फिल्टर के अंदर क्या होता है, क्लॉट्स जम जाते हैं ब्लड के और फिर एफिकेसी नहीं होती। इस तरह ही है जैसे आप कभी चाय की छाने और चाय की पत्ती उसके खानों के अंदर रह जाए, वो क्लॉट हो जाए, इसी तरह ये भी एक छन्नी की तरह होता है। लेकिन क्या होता है, ब्लड क्लॉट्स क्या होते हैं, उसके सुराखों को बंद कर देते हैं, तो वो फिल्ट्रेशन फिर अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। ये देखें, ये हमारे पास इसका एक डायग्राम है। ये क्या है हमारे पास, डिफ्यूजन और ये कन्वेक्शन। ठीक हो की बात। अब डिफ्यूजन में क्या है, आपको पता है डिफ्यूजन क्या होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप हमेशा से पढ़ते आए हैं। और ये कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन आपको बता नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे सवाल पूछा है कि वो क्या होती है। ये सवाल है, कन्वेक्शन मैस ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक हो की बात। तो आपको पता चल जाएगा तो आपको ये समझ आ जाएगी खुद ही। ठीक है, नहीं भी समझ आएगा तो फिर मैं समझा दूंगा, बेफिक्र है। इसके बाद हमारे पास है कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके, अब बेटा हीमोफिल्ट्रेशन के अंदर क्या मसला आता है कि वाटर का ना सारा वाटर निकल जाता है। आप इसमें गौर से देखें, इसमें मॉलिक्यूल्स इसमें जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, वाटर प्लस मॉलिक्यूल्स चले जा रहे होते हैं। तो ब्लड की क्या होती है बेटा, विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है, ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा विस्कस हो जाता है। ठीक होगी बात, क्योंकि उसके अंदर से सारा का सारा जो वाटर है वो निकल चुका होता है, प्लाज्मा फ्लूइड कम हो जाता, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जरूरत क्या होती है कि प्री डाइल्यूशन करें, लेकिन प्री डाइल्यूशन एक जरा महंगा मेथड है और रेयरली यूज होता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या नया तरीका आया, वो था कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, ये क्या है कि बेटा हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर को ही इस्तेमाल करते हुए एक पंप लगा देते हैं जो बार बार क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली फ्लूइड देता जाता है। ठीक होगी बात। अब इसमें हमारे पास ये है, देखो इसमें क्या है, हमें हेपरिन चाहिए होता है ताकि एंटीकोगुलेशन रहे। ये दो तरह की होती है बेटे, एक है कंटिन्यूअस वीनस हीमोफिल्ट्रेशन, वीनोवीनस हीमोफिल्ट्रेशन, और एक है कंटिन्यूअस एट्रियोवीनस हीमोफिल्ट्रेशन। अब सीसीवीएच जो है इसको हम बाद में कर देखते हैं, पहले सीएवीएच करते हैं, जो आपकी आर्टरीज और वीनस के दरमियान की हीमोफिल्ट्रेशन है। इसमें बेटा ब्लड कहां से पास होता है, थ्रू अ हीमोफिल्टर। हीमोफिल्टर क्या है, एक ब्लड को फिल्टर करने वाली डिवाइस है जिसको हम कहां प्लेस करते हैं, कैनुलेटेड फीमोरल आर्टरी और वेन के दरमियान, फीमर की आर्टरी और वेन के दरमियान उसको हम कैनुलेटेड के तरह कैनुला करके उसमें लगा देते हैं। ठीक है, अब जो डायलिसिस फिल्टर होता है ये हम कहां पे क्यों लगाते हैं, ताकि हम इंप्रूव कर सकें स्मॉल मॉलिक्यूल क्लियरेंस को। ठीक हो गई बात। अब इसका फायदा क्या होता है बेटा, ये पंप ये फिल्टर जो है चलता क्या है से, ये फिल्टर है, इसने फिल्टर करना है, लेकिन हमें इसको तेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं अपने ब्लड का प्रेशर। ठीक है, ब्लड आता है, उसके ऊपर प्रेशर लगता है। ठीक होगी बात, और वो फिल्ट्रेशन को तेज कर देता है। ठीक होगी बात। सो ये मेथड
इनएफिशिएंट है एज कंपेयर टू सीवीवीएच, वो ज्यादा एफिशिएंट मेथड है, वो हम आगे पढ़ते हैं। सीवीवीएच क्या है? एक हीमोफिल्टर है जो प्लेस कहां जाता है? फेमोरल, सबक्लेवियन और इंटरनल जुगुलर वेन्स। आपको ये तीनों पता चलते हैं। फीमोरल तो आपको लोगों को पता होगा, सबक्लेवियन भी वैसे पता होनी चाहिए थी लेकिन नहीं पता। सबक्लेवियन और जुगुलर वेन भी आपने मुझे बतानी कहां पे होती है, ठीक होगी बात। क्योंकि ये रिलाई करता है बेटा किसके ऊपर? आपके आर्टीरियल प्रेशर के ऊपर। तो ये क्या होता है? 100 ml पर मिनट के हिसाब से फिल्टर करता है ब्लड। जबकि ये वाला देखेंगे किसमें क्या था? ये सिर्फ 10 से 15 ml फिल्टर करता है पर मिनट, और जबकि ये 100 ml पर मिनट कर रहा होता है, ठीक होगी बात। इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम एक डायलिसिस फिल्टर भी डाल देते हैं टू इंप्रूव द क्लियरेंस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन हीमोफिल्ट्रेशन मेथड कैन अल्टर ड्रग फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके बाद लास्ट है हमारे पास ड्रग रिमूवल ड्यूरिंग कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसको इस्तेमाल करते हुए हम ड्रग को भी रिमूव कर सकते हैं, वही कन्वेक्शन मेथड लगाते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज आती है, वो होती है सीविंग कॉफिशिएंट। सीविंग कॉफिशिएंट क्या है? क्योंकि ये फिल्ट्रेशन है, सुराखों में से निकल रही एक तरह की सीविंग हो रही है, तो इसका सीविंग कॉफिशिएंट भी होता है। तो जब इसकी क्लियरेंस निकाल रहे होते हैं तो इसमें हम यही निकालते हैं, क्लियरेंस इज इक्वल टू एस इंटू रेट यूएफ। यूएफ क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट, और S क्या है? आपका S यही है सीविंग कॉफिशिएंट जो आपका कांस्टेंट रहता है। अब ये सीविंग कॉफिशिएंट हमें बताता क्या है? ये बताता है कि सल्यूट रिमूवल एबिलिटी ड्यूरिंग हीमोफिल्ट्रेशन, कि जो सल्यूट की रिमूविंग एबिलिटी है हीमोफिल्ट्रेशन का वो ये बताता है। और ये इसके इक्वल किसके होता है बेटा? ये इक्वल होता है रेशियो ऑफ द सल्यूट कंसंट्रेशन इन द अल्ट्राफिल्ट्रेट टू द सल्यूट कंसंट्रेशन इन द रेटिनेट। मतलब सल्यूट कंसंट्रेशन जो आपकी उसके अंदर है, मतलब जो अभी फ्लूइड अभी फिल्टर नहीं हुआ, और सल्यूट कंसंट्रेशन जो फिल्टर होने के बाद रिटेंशन हुई है, जो नीचे आ गया है उसके अंदर के, तो ये उसकी रेशियो बताता है। अगर S1 है तो इसका क्या मतलब है? कि सल्यूट फ्रीली पास हो जा रहा है मेम्ब्रेन के, और अगर S0 है तो इसका मतलब है कि जो सल्यूट है वो रिटेन कर रहा है प्लाज्मा के अंदर। तो इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। और अगर हमें पता लगाना हो कि अमाउंट रिमूव पर यूनिट टाइम कितना है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। सो बेटे, इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म होता है, आपका बायोफॉर्म का सिलेबस भी खत्म होता है, ठीक हो के बाद। आपका बायोफॉर्म का इतना ही सिलेबस था जितना मैंने पढ़ा दिया है। सर दानियाल का भी कंप्लीट है, मेरा भी कंप्लीट है। अब आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है ये चैप्टर। जो जहां पे नहीं समझ आए, यू ऑल आर फ्री टू आस्क। आई नो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट के अच्छा पढ़ा सकूं, लेकिन ये ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला उतना अच्छा नहीं है जितना बोर्ड या स्लाइड्स पे पढ़ाया जा सकता है, जितनी आपके आमने सामने इंटरेक्शन होकर पढ़ाया जा सकता है। आई नो बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मिक्सअप हो गई हैं बोलने में, या इतना बोलते वक्त वो आगे पीछे हो गई हैं। मैं समझता हूं उन सारी चीजों को, तो आपने दोबारा पढ़ें। कोई चीज नहीं समझ आई, मैं हाजिर हूं। आपने फौरन बगैर झिझके, बगैर डरे, बगैर कुछ सोचे समझे कि सर क्या सोचेंगे, आपने मुझे दोबारा बताना है कि सर ये चीज मुझे समझ नहीं आई है, कोई आवाज नहीं समझ आ सकी, कोई मिक्सअप हो गया, तो आपने मुझे दोबारा से बताना है। बेस्ट ऑफ लक। अब आपका जैसे भी कोई भी हिसाब होता है पेपर्स का, उस हिसाब से आप पेपर्स दीजिएगा। या नहीं भी होता तो आपकी मौजें हैं, आप अगली क्लास में अगले सेमेस्टर में चले जाएंगे। जैसा भी सीन होता है इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।